आज जो हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हालांकि हमने तो एक क्लास ले ली थी सनाउल्लाह के साथ, जो कि फिजिकल क्लास थी यूनिवर्सिटी में। उसमें हमने सेगमेंटेशन को पढ़ा था, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, जिसकी वजह से फिर हमने आगे पढ़ा नहीं। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि 9 10 और 11 तीनों को एक साथ ही कवर करूं, ताकि हमारा जो गैप आया हुआ वो कवर हो जाए। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। इसको हम एसटीपी मॉडल भी बोलते हैं। अभी इसको वन बाय वन सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सेगमेंटेशन बोलते किसे। इसकी एग्जांपल ऐसी है, जैसे कि पेशावर एक मार्केट है। आपको मैं बोल दूं कि मुझे इसमें से पोश एरिया, नॉन पोश एरिया और सबसे लो क्लास कम्युनिटी आप मुझे डिफरेंशिएट करके दे दी, तो आप सेगमेंट बना लेते हो। आप बोल देते हो कि जो सबसे एलीट क्लास जहाँ पे रहती है, उसे आप बोल देते हो कि ये हमारे पास हयाताबाद हो गया। और फिर दूसरा आप बना देते हो दूसरा सेगमेंट कि यार हमारे पास जो इससे भी थोड़ी सी अच्छी क्लास होगी, वो हमारे पास शामी रोड हो गया। तीसरा डीएचए हो गया। आप सेगमेंट बना लेते हो अलग अलग से, और ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर देते हो। इसकी रेटिंग कर देते हो कि सबसे ज्यादा अमीर लोग शामी रोड में रहते हैं, दूसरे नंबर पे अमीर लोग हैदराबाद में रहते हैं, और तीसरे नंबर पे रेगी मॉडल टाउन में रहते हैं या डीएचए में रहते हैं। इस तरह की आप ग्रुपिंग बना लेते हो और आप सेगमेंट बना लेते हो, ताकि आप ताकि आपको वाजह रहे कि मैंने इनको किन बेसिस पे अलग अलग ग्रुप बना दिए। फिर आप टारगेटिंग करते हो। फिर इसमें से आप किसी एक एरिया को चूज करते हो, एक ग्रुप को चूज करते हो, और उसी के लिए प्रोडक्ट फिर आप लॉन्च करते हो। एक साथ सबके लिए प्रोडक्ट भी बना सकते हो अगर कॉमन प्रोडक्ट है तो। अगर नहीं, तो फिर आप अलग अलग इनको टारगेट कर सकते हो, और अपने प्रोडक्ट की नीड को देख के उस हिसाब से आप एक ग्रुप चूज कर लेते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे कि एक कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि एक चेयर है जिसे हम मसाज चेयर के नाम से जानते हैं। अगर आप देखिए ना, तो उसके खरीदने वाले जो अच्छा से अच्छे क्वालिटी वाला है, इस्लामाबाद में मैं सेंटोरस गया था तो उसका मैंने सिर्फ प्राइसेस वगैरह पूछने की कोशिश की। जो अच्छे क्वालिटी वाला था, जिसमें बहुत सारी फीचर्स अवेलेबल थी, तो उसकी तकरीबन आप रेंज समझो कि 3 लाख से लेके 4 लाख थी। तो उन्होंने कहा कि हम हमारे जो सबसे ज्यादा कस्टमर आते हैं ना पेशावर से, तो वो शामी रोड के लोग होते हैं। तो मुझे क्लिक कर गया कि ये पेशावर में अगर टारगेटिंग करना चाह रहे हैं तो वो शामी रोड को ही टारगेट करना चाह रहे हैं। और अगर इससे प्राइस कम हो जाती है, 1.5 लाख तक आ जाती है, 2 लाख आ जाती है, तो इनके पास दूसरा ग्रुप भी खुल जाएगा, जो कि हैदराबाद वाला रीजन हो जाएगा। तो उन्होंने इस तरह का मुझे बता दिया कि मैं आइडिया दे दिया, और मुझे वहां से क्लिक हो गया कि देखो इन्होंने किस जबरदस्त तरीके से पहले सेगमेंट्स डिवाइड किए हैं जियोग्राफिकली, फिर उन्होंने एक ऐसे ग्रुप को टारगेट किया है, और जो कि पेशावर में सबसे एलीट क्लास कहा जाता है, सुपर एलीट क्लास कहलाया जाता है। और उसी के लिए इन्होंने प्रोडक्ट बना दिया है, और उसी हिसाब से इन्होंने प्राइस सेट कर दिया। पोजीशनिंग क्या चीज होती है? पोजीशनिंग, आप अपना पैगाम या कस्टमर के दिमाग में कैसे रिसेप्शन बनाते हो, उसके माइंड में कैसे आप जो है ना एक चीज रखते हो, और वो आपको किस नाम से याद करेगा या कैसे याद रखेगा। इसके लिए फिर हम कंटेंट राइटिंग करते हैं। इसके लिए हम फिर सोशो पर्सनल बिलीफ और सोसाइटल बिलीफ पे काम करते हैं। तब जाके हमारे पास कंटेंट आता है, और तब जाके हम कस्टमर को या उसकी परसीविंग पावर पे अपने प्रोडक्ट को डालते हैं, और वो उसे याद रखने की कोशिश करते हैं। आपने मोस्ट कॉमनली सुना होगा, जब हम टूथपेस्ट की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जहन में एक लफ्ज आता, कोलगेट। कॉमनली आपने कॉमन लोगों से सुना होगा, बहुत सारे लोगों से सुना होगा। इसके अलावा जब हम सॉफ्ट ड्रिंक की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में या तो कोका कोला आएगा या पेप्सी आएगा। तो ये वो कुछ चीजें हैं जिन्होंने अपने कंटेंट पे काम किया हुआ है, स्लोगन पे काम किया हुआ।
तो वो कस्टमर को या मार्केट में लोगों को या कंज्यूमर को याद हो जाती है। मैं दोबारा से छोटा सा ब्रीफ रिव्यू दे देता हूँ। सेगमेंटेशन, मार्केट को ग्रुप्स में डिवाइड करना। टारगेट, उन ग्रुप्स को डिवाइड करने के बाद किसी एक ग्रुप को टारगेट करना या प्रोडक्ट की नेचर को देख के सबको एक साथ लेके जाना। पोजीशनिंग, जो आपने ग्रुप को चूज कर लिया है उसके अपना पैगाम उस लोगों तक पहुंचाना और उनके जहन में अपनी बात को डालना और अपने जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो इनके जहन में स्टोर करना और अपना एक इमेज बनाना, इसको हम पोजीशनिंग बोलते हैं। या इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन है? नो सर, क्लियर है। ठीक, फिर हम जाते हैं, अभी बढ़ते हैं एसटीपी प्रोसेस हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा सिंपल से इसकी डिफिनीशन लिखी हुई है, आप देख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। ये बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी के लिए कि वो जब कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहे या किसी इंडस्ट्री में काम करना चाहे तो उसके लिए ये तीनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। इसकी ज़रूरत आप ऐसे समझोगे, अगर कोई कंपनी ये करती नहीं है तो उसके फेलियर चांसेस सबसे ज़्यादा ही होने हैं। और ये प्लेटफॉर्म या मॉडल आपको ये चीज़ सिखाता है कि यार आपके लोग कौन होंगे, आप कैसे इनको टारगेट करोगे और के जहन में कैसे बात डालोगे। तो ये मॉडल इस लिहाज से बड़ा ज़रूरी है। अब इसको हम वन बाय वन भी सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सेगमेंटेशन किसे कहते हैं, वो तो ऑलरेडी हमने छोटा मोटा सीख भी लिया है। अभी इसको देखते हैं कि सेगमेंटेशन के मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं। जियोग्राफिक बेस्ड भी सेगमेंटेशन हो सकती है, डेमोग्राफिक बेस्ड भी हो सकती है, जियो डेमोग्राफिक बेस्ड भी हो सकती है, साइकोग्राफिक भी हो सकती है और बिहेवियरल भी हो सकता है। जियोग्राफी का लफ्जी मतलब ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो शलवार कमीज बना रही है, तो वो केपीके रीजन को ज्यादा टारगेट करेगी क्योंकि केपीके में ज्यादातर लोग शलवार कमीज को प्रेफर करते हैं। तो ये जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन होगी। एरिया बेस, लोकेशन बेस, जब आप सेगमेंट बनाते हो, कंज्यूमर के ग्रुप्स बनाते हो, तो तब जाके आपके पास आ जाता है कि ये जियोग्राफिक बेस सेगमेंटेशन होगी। इसके अलावा आप क्लाइमेट बेस भी बना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप पेशावर में अभी समर सीजन चल रहा है, गर्मी ज्यादा है, यहाँ पे आइसक्रीम के अगर आपने देखे हो तो यूनिवर्सिटी रोड पे सबसे ज्यादा आउटलेट्स खुल गए, काफी ज्यादा खुल गए क्योंकि गर्मी है। गर्मी में क्लाइमेट के हिसाब से देखो तो पेशावर में गर्मी आती है, तो यहाँ पे जो सीजनल आइटम होता है आइसक्रीम, वो सबसे ज्यादा बिकेगा। अगर आप पेशावर में आते हो, और दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, और आप गर्मियों में सर्दी के कपड़े, कोट वगैरह बेचना चाहोगे, गर्म कपड़े बेचना चाहोगे, तो उसकी सेल कम होगी क्योंकि आपने क्लाइमेट बेस्ड भी अच्छा सा काम नहीं किया। जिस इलाके में आपको करना चाहिए वहां पे नहीं कर सकते। अभी आप गर्म कपड़े, जो पेशावर में एक होलसेलर बैठा हुआ है या मार्केटियर बैठा हुआ है या जो भी है कंपनी का मालिक है, वो गर्म कपड़े पेशावर से उठाता है, जाके अपनी मरी के या टंडियानी के कोल्ड इलाकों में जाता है, वहां पे सेल आउट करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे उसकी सेल डेफिनेटली अच्छा होगा क्योंकि उसने जियोग्राफिकली क्लाइमेट को देखा कि मेरे इस प्रोडक्ट का कहाँ पे डिमांड ज्यादा होगा और कैसे मैं ये निकाल सकता हूँ और कैसे मैं इसको सेल आउट कर सकता हूँ। तो ये बड़ा जरूरी चीज है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। इसके अलावा डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन आपके पास आ जाती है। जब हम बात करते हैं एज की, जब हम बात करते हैं जेंडर की, जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, जब हम बात करते हैं इथनिसिटी की, जब हम बात करते हैं रिलीजन की, जब हम बात करते हैं रेस की, तो वो जियोग्राफिकल डिफिनीशन, डेमोग्राफिक डिफिनीशंस में आ गया। फॉर एग्जांपल, कुछ चीज़ें होती हैं जो फीमेल के इस्तेमाल में होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लड़कों के इस्तेमाल में होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बच्चों के इस्तेमाल में होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बड़ों के इस्तेमाल में होती है। जैसे कि कुछ स्टेटिस्टिक्स ऐसी हैं जो कि आपको पेशावर में बता दी जाती हैं कि एक प्रोडक्ट ऐसा है, फॉर एग्जांपल मैम मैं आपके लिए एग्जांपल देना चाहूंगा, कोई फीमेल मेकअप प्रोडक्ट है, तो वो पेशावर में स्टेटिस्टिक उठाएगा कि पेशावर में लड़कियों की आबादी कितनी है, तो वो उस हिसाब से
पेशावर को देखेगा और कंपैरिजन में आप समझो कि मर्दान को ले रहा है, तो वो पेशावर को टारगेट करने की कोशिश करेगा, या जो सिटी की स्टेटिस्टिक्स ज्यादा होंगी उस हवाले से वो उस रीजन को सेलेक्ट कर देगा और अपना जो मेकअप आइटम होगा वो सेल आउट कर देगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं डेमोग्राफिक में। फॉर एग्जांपल पेशावर में अगर आप देखो ना, तो ये बड़ा इमर्जिंग सिटी हो गया है, इसमें काफी सारे ब्रांड्स आने आ गए हैं और काफी सारे आ भी रहे हैं। अभी पेशावर में एक और ट्रेंड चला है कि यहाँ पे अगर आपने देखा हो तो मार्केटिंग प्रैक्टिसेस भी थोड़े से अलग हो गए हैं। अभी घराना हो गया, एजेंसी 21 हो गया, तो वो यहाँ पे जो एज ग्रुप उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है ना, तो वो देख रहे हैं कि यार हम बिजनेस वाले लोगों को उठाएं या वो वाले सैलरी वाले लोग उठाएं जिनके पास हमारा पैगाम जाए। और वो उन्होंने एक स्लॉट बनाया हुआ है, और वो जो जिनकी जो है ना 5 फिगर से सैलरी ज्यादा है, जिनको रिसीव होती है, तो उन्हीं के पास उनका मैसेज जाता है और उन्हीं को वो टारगेट करते हैं और उन्हीं को अपने ऑफिस में इनविटेशन देते हैं और उन्हीं को चीज सेल आउट करते हैं। तो उन्होंने डेमोग्राफिक बेस पे भी सेगमेंटेशन कर दिया और लोगों को टारगेट करने की कोशिश की हुई है। मैंने एक दफा घराना से पूछने की कोशिश की, जो कि पेशावर में है, ये रियल स्टेट इंडस्ट्री में है। मैंने कहा यार आप लोग पेशावर में आए किस हवाले से हो और आपका बेस लाइन क्या था पेशावर को टारगेट करने का। उनके हर बिग सिटी में जो है ना अवेलेबल है। और आप डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के हवाले से मुझे बताओ कि आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हो। तो उन्होंने डेमोग्राफिक में एक एलिमेंट होता है इनकम, उन्होंने मुझे बताया कि जिन लोगों की 5 फिगर इनकम है तो हमारा मैसेज उन्हीं के पास जाएगा, उन्हीं के फेसबुक पेज पे नजर आएगा और उन्हीं को हम टारगेट करते हैं, उन्हीं को इनविटेशन आते हैं। तो ये चीज मुझे क्लिक कर गई कि मैंने कहा देखो ये पेशावर में आए क्योंकि ये इमर्जिंग मार्केट है। आपने भी नोटिस किया होगा कि जितने भी बड़े ब्रांड है सारे आगे। सेकेंडली उन्होंने इनकम को टारगेट कर दिया, उन्होंने इनकम को टारगेट किया। डेमोग्राफिक इनकम जो है ना वो डेमोग्राफिक में आता है, तो उन्होंने उसी चीज को एड्रेस किया और उन्हीं लोगों के पास जो है ना एलिमेंट जा रहे होते हैं। जियो डेमोग्राफिक द कम्बिनेशन ऑफ जियोग्राफिक और डेमोग्राफिक दोनों को एक साथ लेके उन्होंने एक नया सेगमेंट बना दिया। तो कंपनीज ऐसे भी करती हैं। वही एग्जांपल मैं रिपीट करना चाहूंगा। घराना आया, पेशावर को सेलेक्ट किया, तो जियोग्राफिक सेगमेंटेशन तो हो गई। डेमोग्राफिक में उन्होंने कहा कि हमने हमने जो है ना 5 फिगर वाले लोगों को सेलेक्ट करना है जिनकी सैलरी 5 फिगर होगी, प्लस जिन जो कि बिजनेस टाइकून होंगे। तो उन्होंने डेमोग्राफिक भी कर दिया। तो उन्होंने इस हवाले से अपना जो है ना दोनों सेगमेंटेशंस को मिला के अपने लिए एक ग्रुप बना दिया। तो इसे हम कहते हैं जियो डेमोग्राफिक, द कम्बिनेशन ऑफ जियोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो जियो डेमोग्राफिक कहलाता है। साइकोग्राफिक आपके आपके प्रोडक्ट के हवाले से लोग सोचते क्या हैं, ये बड़ा जबरदस्त है। या ग्रुप को इस तरह तकसीम करना कि उनका लाइफस्टाइल एक जैसा हो, उनके पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हो। फॉर एग्जांपल पेशावर में एक और भी ट्रेंड चला है ये जिम्स वगैरह का, जो कि जिम्स वगैरह नहीं होते जैसे वहाँ पे लोग जाते हैं वेट लॉस के लिए या ये अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपने फिजिक्स को अच्छी करने के लिए और अपने वेट को लॉस करने के लिए। तो वहां पे उनके आउटलेट्स बड़ी डिमांडिंग में आ गई है। डिमांडिंग इन सेंस मैं ये कहना चाहूंगा कि उनकी जो आउटलेट्स होती है ना, जो वो पहनते हैं, जो आउटफिटर होती हैं, वो बड़ी उसकी जो है ना शॉप्स भी खुलना लग गई हैं। और वो अच्छे अच्छे जो जितने भी ब्रांड है उन्होंने भी जो है ना डे टू डे में आपको सबसे ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगी। इसके अलावा आउटफिटर के नाम से जो एक ब्रांड है वहां पे भी आपको इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ग्रुप डिफाइन कर दिया कि कौन से एज से कौन से ग्रुप के लोग हैं जिनकी करेक्टरिस्टिक सेम है और उनकी रेशो क्या है और वो क्या सोचते हैं जिम के बारे में और वो कितना पॉजिटिव सोचते हैं और कैसे वो आगे लेके जाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने एक ग्रुप सेगमेंट को टारगेट कर लिया, उनकी साइकी जान ली कि यार यहाँ पे तो लोग जिम को अच्छा मान रहे हैं। जिम का जो अगर हम इनको शूज देंगे, टी शर्ट्स देंगे, इनको बॉक्सेस देंगे, तो ये काफी अच्छा इनका रद्द अमल है। तो लिहाजा उस क्लास को डिफाइन कर दिया और उनके लिए प्रोडक्ट बना दिया और वो लोग खरीद रहे हैं दबा के पेशावर। बिहेवियरल का क्या मतलब है कि एक बायर है, वो आपको प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट को देख के उसको
उसका एटीट्यूड कैसा बन जाता है और उसका रिस्पॉन्स कैसा है। आप जब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आइटम है जिसको हम, फॉर एग्जांपल सिगरेट देख लो, तो सिगरेट का नाम हम सुनते हैं यार ये तो कैंसर की तरफ जाएगा, कैंसर इसको खराब कर देगा, इन कैंसर बॉडी को नुकसान देता है, लंग्स को नुकसान देता है। तो ये एक प्रिसेप्शन है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक्स वाई जेड प्रोडक्ट है, तो आप लोगों का बिहेवियर देख लेते हो कि यार अगर मैं ये चीज लेके जाऊंगा इस मार्केट में तो लोगों का बिहेवियर क्या होगा, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, तो इस बेस पे भी आप सेगमेंटेशन करते हो। इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन है? हेलो? नो जी सर, सर, क्लियर है। ठीक, फिर इसको आगे लेके चलते हैं सेगमेंटेशन में। यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि इसमें आप किसी चीज का भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो, साइकोग्राफिक का जियोग्राफिक के साथ भी सेगमेंटेशन कर सकते हो, डेमोग्राफिक का बिहेवियरल के साथ भी कर सकते हो। आप कोई किसी इन जो पांच छह एलिमेंट जो है ना, इसका कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, इन सबको एक साथ भी लेके जा सकते हो एक ग्रुप बनाने के लिए। तो ये आपके ऊपर है, ये मार्केटर पे ऊपर है, और ये जो जो भी कंपनी में डिसीजन मेकर्स हैं वो उन्हीं के ऊपर है, वो कैसे इस चीज को आगे लेके जाते हैं और कैसे इस चीज को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने जो है ना सेगमेंटेशन कर ली, यहाँ पे अगर आप देखो तो एक पिक्टोरियल डिफिनीशन भी मौजूद है टारगेटिंग की, जो आपको और भी आसान हो जाएगा। आपको येलो कलर्स नजर आ रहे हैं, रेड कलर्स नजर आ रहे हैं, ग्रीन कलर्स नजर आ रहे हैं, ब्लू कलर नजर आ रहे हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है। आप इसमें से एक ग्रुप को उठा लेते हो, एक ग्रुप को उठा देते हो और उसका नाम है ब्लू कलर, जो नजर भी आ रहा है जिसको सर्कल किया गया है। तो इस इन्हीं लोगों के लिए फिर आपने जाके प्रोडक्ट बनाते हैं। और आपको याद रखना चाहिए जब आप सेगमेंटेशन करते हो तो वहां पे कुछ फैसले होते हैं जो कि आपने करने होते हैं। एक तो ये कि वो इतना बड़ा हो कि आपको मुनाफा दे। जब आप सेगमेंटेशन करो, आपके पास जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो इतने हो कि वो आपके कंपनी को मुनाफा दे, एक बात। दूसरे बात, वो रीचेबल हो, आपका पैगाम उन तक पहुंचे और आप उन तक पहुंच भी सकें। इसके अलावा और वो कंसिस्टेंट हो, उनकी बाइंग पावर जो है ना वो सेम हो, और आप उनको अगर टारगेट करना चाहें तो वो इजीली टारगेट हो, और जो आप पैगाम पहुंचना चाहें उनको वो समझ में आए, और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो कंसिस्टेंट हो और वो उस आइटम के फ्रीक्वेंटली बायर हो, और जो कि उनकी क्लोज नीड्स में आता हो या इनिशिएट नीड में आता हो, तब जाके आपको फायदा होगा। फिर इस सेगमेंटेशन के बाद फिर आप देख लेते हो कि ऐसा कौन सा ग्रुप मेरे पास आ गया है। मैंने आपको पहले जो शुरू में एग्जांपल थी कि शामी रोड हो गया, हैदराबाद हो गया, डीएचए हो गया, रेगी मॉडल टाउन हो गया, इसमें से आप एक सेगमेंट उठा लेते हो। फॉर एग्जांपल आपने शामी रोड उठा लिया, ये ब्लू कलर को हम शामी रोड बना लेते हैं कि ये शामी रोड वाले लोग जो है ना, इन्हीं के लिए हम वो मशीन ला के दे रहे हैं जो मसाज चेयर होती है, और इन्हीं को हमने बेचनी है। आपने इनकी नीड्स भी देख ली, सब कुछ कर दिया, और आपने बाकी ग्रुप्स को छोड़ के इनको टारगेट कर दिया। दिस इज कॉल्ड टारगेटिंग। इन्हीं के लिए आपने काम करना है। ये सेकंड फेज है एसटीपी मॉडल का। इसको अभी आगे लेके चलते हैं कि वो कौन से अप्रोचेस हैं जो कि टारगेट से हम बात करने की कोशिश करेंगे। पहले हमारे पास आती है कि अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, इसको हम मास मार्केटिंग भी बोलते हैं। दूसरा हमारे पास आता है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। वन बाय वन सीखने की कोशिश करते हैं। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, मास मार्केटिंग ये होती है कि एक ऑडियो चलाया और सबके लिए वही पैगाम है, सबको आपका पैगाम पहुंच जाए। यहाँ पे मैं ये एग्जांपल देना चाहूंगा कि मार्केटिंग मिक्स हमारे पास टेंजिबल आइटम के लिए चार चीजें आती हैं जिसको हम 4 Ps बोलते हैं। एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है प्राइस, एक होता है प्लेस, और एक होता है प्रमोशन। आप प्रोडक्ट भी एक दे देते हो कि यार ये मसाज चेयर है, इसकी कीमत 3 लाख रुपए है, और हम टारगेट कर रहे हैं शामी रोड को, तो शामी रोड में ये पैगाम मेरा चले, नेट पे चले, केबल पे चले, या न्यूज़पेपर में चले, तो सबके लिए एक ही मीडियम इस्तेमाल हो। कीमत भी वही सेम, 3 लाख रुपए। प्रमोशन के जो एक्सपेंसेस हैं, प्रमोशन भी सबके लिए सेम मीडियम इस्तेमाल हो। प्लेस, यार आप लोगों ने अगर लेनी है ना तो यूनिवर्सिटी रोड आ जाओ, वहां से ले लो।
तो आप जो है ना मास मार्केटिंग मतलब सबके लिए एक ही पैगाम चला लेते हो, और ये 4 मिक्स जो मार्केटिंग मिक्स होते हैं वो सबके लिए कॉमन ही होती है। तो तब जाके सीन ऑन होता है और तब जाके वो आपके पास आते हैं और वो ले लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग या मास मार्केटिंग। फिर इसके अलावा हमारे पास आता है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। आप क्या करते हो, आप हैदराबाद वालों के लिए एक अलग प्रोडक्ट लेके आ जाते हो, रेगी मॉडल टाउन के लिए एक अलग लेके आ जाते हो, डीएचए वालों के लिए अलग आ जाते हो। क्योंकि आपने अलग अलग सेगमेंट को कर दिया। तो यहाँ पे लफ्ज लफ्ज अगर आप डिफिनीशन देखोगे ना, जो टाइटल है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, तो बड़ा सिंपल है। आपको इसमें लफ्ज ही जो जो, जो हेडिंग है, इसके लफ्ज से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि यार अलग अलग सेगमेंट के लिए आप अलग अलग मिक्स बना देते हो। जो कि हमारे पास आता है 3 लाख वाला शामी रोड वाला लेगा भाई, आपने 4 मिक्सेस उनके लिए चेंज कर दिया, प्राइस उनके लिए अलग रख दी, प्लेस उनके लिए अलग रख दी, प्रमोशन के लिए अलग चला दी, और जो पैकेज है कि उसके लिए अलग कर दी। हैदराबाद वाले हैं, उनके बाइंग पावर थोड़ा सा कम कर देते हैं, 2 लाख का आइटम उनके लिए आपने रख दिया, तो ये अलग से 4 मिक्स, जो 4 4 पीस हैं उसको आप अलग से डिफाइन कर लेते हैं उनके लिए। जो डीएचए वाले हैं उनके लिए आप अलग कर लेते हो। ठीक है जी। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग आ जाती है। स्लाइड में जो एग्जांपल हमारे पास मौजूद है वो शूज के हवाले से है। शूज के हवाले से कैसा है कि एक शूज कंपनी है, उस रनर जो है ना वो अलग होते हैं, बास्केटबॉल प्लेयर अलग होते हैं, क्रिकेट वाले अलग होते हैं, फुटबॉल वाले अलग होते हैं। तो आप इनके लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। रनर्स के लिए फ्लैट फीट की जरूरत होती है तो वो जूता फ्लैट ही रखेंगे। क्रिकेट वाले के लिए या फुटबॉल वालों के लिए उनके बूट्स में जो है ना वो स्पाइक्स वगैरह लगी होती हैं, तो उनके लिए अलग से अपने 4 पीस लगाने हैं, और उनके लिए प्रमोशन भी अलग से करनी होगी, उनके कंटेंट भी अलग होगा, उसकी पैकेजिंग भी अलग होगी, उसके प्राइस भी अलग होगी, और उसके प्रोडक्ट की नेचर भी अलग होगी। ठीक। तो इसी तरह आपके पास आ जाते हैं कि अगर आप सेगमेंट को ज्यादा करते हो तो आपके पास मार्केटिंग मिक्स आ जाता है, और एक से ज्यादा फिर आपने बनाना होता है। और इसके अलावा हमारे पास एक और चीज आ जाती है जिसे हम कहते हैं नीश मार्केटिंग। नीश मार्केटिंग का क्या मतलब है कि आप एक सेगमेंट को टारगेट करते हो और आप पर्टिकुलरली उसी के लिए एक काम करते हो। जैसे कि कुछ आइटम्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स होती है। लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स मतलब किसी कैंसर की कोई बीमारी है, उसका एक मेडिसन होता है जो कि एक ही कंपनी है और उसने खरीदनी होती है, और उसने कैंसर के मरीजों के लिए ही बनाया हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि कैंसर सिर्फ अमीर लोगों को होगा, मिडिल क्लास को भी हो सकता है, गरीब को भी हो सकता है। और आप सेम ही मार्केटिंग मिक्स चला रहे हो, और आपने जो टारगेट किया हुआ है ना वो कैंसर के मरीज को किया हुआ। सेगमेंट्स तो अलग हो गए, क्लासेस तो अलग हो गए, लेकिन आप सेम मार्केटिंग मिक्स चला रहे हो भाई कि 50,000 इसकी कीमत है। जो एलीट क्लास है उसने भी 50,000 का लेना है, जो मिडिल क्लास है उसने भी 50,000 का लेना है, और जो पुअर क्लास है या लोअर क्लास है उसने भी जो है ना इसी कीमत पे लेना है। और इनके लिए आप एक ही मार्केटिंग मिक्स चला लेते हो। दिस इज कॉल्ड नीश मार्केटिंग। बड़े से मार्केट को छोटा कर देना। सब पेशेंट्स को हम नहीं ले रहे, हम सिर्फ एक पेशेंट ले रहे हैं जो कि कैंसर का मरीज है, या एक ग्रुप ऑफ पीपल ले रहे हैं जो कि सिर्फ कैंसर के मरीज है। उनके लिए मार्केटिंग मिक्स बनाना, इसको हम कहते हैं नीच मार्केटिंग, और इसको हम कंसंट्रेटेड मार्केटिंग भी बोलते हैं। इसके अलावा माइक्रो मार्केटिंग, this target marketing strategy attempt to appeal to customer with specific want. For micro marketing segmentation to be effective, the marketer must have some degree allow customer build their own product. For example, डेल ने एक आरिश में ऐसा किया था, जब वो मार्केट में आया उसने अपनी एक यूनिक यूएसपी बना ली। वो हर बंदे को बोलता था कि भाई आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या क्या पसंद है, आप कैसे कैसे ले सकते हो, क्या क्या अपने सिस्टम में आपको चाहिए होता था। कोई बोल रहा होता था कि मुझे इतना रैम चाहिए, मुझे इतना रोम चाहिए, मुझे इतना 3D कार्ड चाहिए ना, तो अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो अपने सिस्टम को अपडेट कर सकता था। तो मार्केट में उसने अपना ठीक ठाक नाम बना लिया था, और उसने काफी ठीक ठाक मार्केट ग्रोथ कर ली थी। इसके अलावा
अभी आप जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट है ना, उनको भी आप देख सकते हो, आपको मुख्तलिफ किस्म के वो कॉम्बोज दे रहे होते हैं। जब आप उनके फ्रेंचाइजीज पे जाते हो ना, आउटलेट पे जाते हो, केएफसी में जाओ, तो आप बोल देते हो कि यार मुझे एक ये बकेट दे दो, और इसके साथ मुझे जो है ना ये फ्रेंच फ्राइज दे दो, या इसके साथ मुझे कोई बर्गर दे दो। तो आप कॉम्बिनेशन बना लेते हो, आपके पास चॉइसेस आ जाती हैं। और मोस्टली तो वो डील भी ऑफर कर रहे होते हैं, आपको काफी सारे डील मिल रहे होते हैं कि यार इसके साथ ये है मिल रहा है, इसके साथ ये मिल रहा है, इसके साथ ये सॉफ्ट ड्रिंक है। तो वो एक इंडिविजुअल को देखे, उससे को असिस्ट करते हैं कि आप हमें ऑर्डर सेलेक्ट करो कि आपको क्या चाहिए, ताकि हम आपको डिलीवर कर सके। तो ये कस्टमर रिटेंशन में आ जाती है, और इसको हम माइक्रो मार्केटिंग बोलते हैं, और ये सबसे बेस्ट पे है टारगेटिंग करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टारगेटिंग भी अच्छी कर ली है, और आपने ग्रुप भी डिफाइन कर दिया, सेगमेंटेशन भी कर ली, टारगेटिंग भी कर ली, लेकिन आप की जो पोजीशनिंग है, आप अपने कस्टमर के दिमाग में अपने पैगाम को लेके जा नहीं सकते, तो वो काफी मसला हो जाना है। कैसे मसला होगा? क्योंकि वो आपको स्किप कर जाएगा, आपके दिमाग, और आप उसके दिमाग से निकल जाओगे। तो आपने काफी ख्याल करना है। कैसे करना है? आपने जो है ना, जो प्रोडक्ट पे जो लिखाई होती है, जिसको हम कंटेंट राइटिंग बोलते हैं, वो आपने इतनी इफेक्टिव करनी है ना, ताकि उसके जहन से वो चीज निकले ही ना, आपको दिमाग में ही आ जाए, और कुछ ना कुछ आपको याद भी होंगे। जैसे कि यू फोन का हम लेते हैं ना, तो जब कब कोई बोलता है तुम ही तो हो, तो डेफिनेटली हमारा दिमाग क्लिक कर जाता है कि तुम हो तो हो, वो तो स्लोगन है उसका, यू फोन का। और इस तरह टेलीनार का भी है, और इस तरह जोंग का भी है। तो कंटेंट राइटिंग बहुत मैटर करता है, कि आप किसी तरीके से अपने कस्टमर के माइंड में जगह बना लो, और उसको वो चीज़ें एक्सेप्ट कर दो कि उसके दिमाग में आप चार्ज हो। वो जहाँ भी जाएगा, उसको वो चीज़ें प्रोवाइड करेगी, और जब भी कोई डिस्कशन करेगा, आपके माइंड में उसी चीज़ का जिक्र होना चाहिए। तो ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है? मेरी जो पीएचडी की थीसिस थी, वो हम जो है ना एक इंडिविजुअल की देख रहे थे कि इसके लिए कौन सा कंटेंट होगा, जिसको हम लाके कोई एडवर्टाइजमेंट में पेश करेंगे, और उसको हम ट्रेस कर देंगे। तो बिहेवियरल एक्सपेक्ट होता है, एक बिलीफ होता है। तो उस पे दो चीजें एक इंडिविजुअल के बेस पे काम करती हैं। एक होता है पर्सनल बिलीफ, एक होता है सोसाइटल बिलीफ। पर्सनल बिलीफ में फिर हम दो एलिमेंट्स लेके आते हैं, इंफॉर्मेशन एंड हेडोनिक कंटेंट। और सोसाइटल में फिर चार चीजें आ जाती हैं, जैसे कि इकोनॉमी ऑफ गुड हो गया, फॉल्सिटी हो गया, मटेरियलिज्म हो गया। तो ये इनका कंटेंट बनाना होता है अपने एक इंडिविजुअल के लिए, सोसाइटी को देख के, सेगमेंट को देख के, फिर आप जाके कस्टमर के माइंड में अपना पैगाम हावी कर लेते हो। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे, नीचे एक सर्कल फॉर्म में एक चीज बनी हुई है, तो ये आपको आ जाएगा कि इसी बेस पे भी हम कस्टमर को बना सकते हैं, और उसके अपनी प्रोडक्ट की स्ट्रॉन्ग पोजीशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स। तो वो सार चार चीजें हैं जिसके बेसिस पे आप बना सकते हो। प्रोडक्ट हो गया, प्लेस हो गया, प्रमोशन हो गया, और पैकेजिंग हो गई। कंपिटेटिव क्लेम्स, जो कंपटीटर दे रहा है उससे आप अच्छा बढ़कर आप दे रही हो, और आप अच्छा दे रही हो। टेलीनार वाला एक पैकेज निकालता है, तो यू फोन वाला कहते हैं यार उधर जाके क्या करना, इससे अच्छा पैकेज हमारे पास है। प्रोडक्ट फीचर्स अच्छी होनी चाहिए, पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, और वर्ड ऑफ माउथ, ये जबरदस्त टूल है मार्केटिंग का। और मीडिया रिव्यूज, जिसको आप देखना चाहें, लिखना चाहें, फॉलो अप करना चाहें, और अच्छा कर सकें। रिटेलर मिक्स, आपका प्रोडक्ट पहुंचने में बड़ा आसान हो, और प्राइसिंग अच्छी हो। तो ये वो सारी चीजें होती हैं जो जो कि हेल्प करती हैं आपको जो है ना एक प्रोडक्ट को कस्टमर पहुंचाने में, और उसके परसेप्शन पॉजिटिव बनाने में, और उसके दिलो दिमाग में अपने प्रोडक्ट को बैठाने का। तो ये तीन चीजें बड़ी हेल्पफुल होती हैं एक कंपनी के लिए, कि इस पे होमवर्क करे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले। जब वो लॉन्च करता है इन तीन स्टेप्स, इन तीन मॉडल्स को देख के, तो वो क्या करता है कि उसका जो प्रोडक्ट होता है उसके सक्सेसफुल चांसेस
101% हो जाती हैं अगर वो इन तीनों में से किसी भी मॉडल को तीनों इस मॉडल में इन तीनों